मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। तरबूज की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण करके ले अधिक उपज। रीपर बाइंडर मशीन से कम समय में करें गेहूं की कटाई। किसान भाइयों, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जिन किसानों ने तरबूज की फसल लगा रखी है, वो किसान तरबूज की फसल से अधिक उपज लेने के लिए इसमें लगने वाले कीट रोगों का समय पर नियंत्रण करें। तो तरबूज की फसल में लगने वाला कीट रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बानसूर के सहायक कृषि अधिकारी सुरेश कुमार यादव। तरबूज फसल हमारे यहाँ किसान आमतौर पर एक वैश्विक फसल के रूप में लेता है और अन्य फसलों की भांति तरबूज फसल में कुछ रोग कीटों का प्रकोप भी अधिक होता है और यदि किसान भाई इनको समय पर नियंत्रित कर ले तो किसान भाइयों को इस फसल के द्वारा अच्छा मुनाफा और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है। तरबूज का खाने वाला भाग देखने में काफी आकर्षक और स्वादिष्ट होने के साथ पानी से भरपूर होता है, जिसके कारण गर्मी के मौसम में इसकी अधिक मांग होती है। इसकी खेती करने से किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन कभी कभी अधिक नमी रहने और उचित तापमान मिलने पर रोग और कीटों का प्रकोप अधिक हो जाता है, जिसके कारण फसल को काफी नुकसान होता है। और जो किसान भाई रोग कीटों की सही पहचान करके समय पर नियंत्रण कर लेते हैं, उनकी फसल कीट रोगों में होने वाले नुकसान से बच जाती है। तो पहले जानते हैं तरबूज की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों की पहचान और नियंत्रण के बारे में। तो इस प्रकार हम बात करते हैं सबसे पहले कीटों की। तरबूज फसल में रस चूसने वाले कीटों में एफिड, जैसिड, माइट और थ्रिप्स का मुख्यतः प्रकोप होता है। ये सभी रस चूसने वाले कीट जो तरबूज के पौधे होते हैं उनकी पत्तियों की निचली सतह पर स्थित रहकर उनका रस चूसते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और पौधे अपनी उचित वृद्धि नहीं कर पाते हैं। और इस स्थिति में तरबूज फसल में उसके बाद जो फ्रूट होता है वो भी प्रभावित होता है, तो अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। तो रस चूसक कीटों का नियंत्रण समय रहते हुए किसान भाइयों को करना चाहिए। यदि प्रारंभिक अवस्था में इन रस चूसक कीटों का प्रकोप हो रहा है तो किसान भाइयों को नीम ऑयल 1000 ppm 5 ml पर लीटर वाटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और इन कीटों की निगरानी के लिए किसान भाइयों को पीले चिपचिपे ट्रैप्स और ब्लू जो चिपचिपे ट्रैप्स हैं अवश्य लगाने चाहिए, जिससे क्या होता है कि किसान भाइयों को पता चल सके कि रस चूसक कीटों की जनसंख्या कितनी है। और यदि किसान भाइयों को लगता है कि ये कीट हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक ETL लेवल से ऊपर इनकी जनसंख्या जा रही है, तो उपयुक्त कीटनाशक का उपयोग भी किसान भाइयों को करना चाहिए। तो हम बात करें जैसे थाइमेथैक्सोम 25% WG 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें फिप्रोनिल 5SC लगभग 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हम इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर रस चूसक कीटों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इनमें से आपको एक उपयुक्त कीटनाशक का चुनाव करके और समय पर छिड़काव करना है।
प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने तरबूज की फसल लगाई है। उनकी फसल इस समय पुष्पन से फलन की अवस्था पर है। इस समय बदलते मौसम के कारण फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है। कभी कभी प्रबंधन के अभाव में पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो किसान भाई इन रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें जिससे अच्छा उत्पादन मिल सके। तरबूज फसल में मुख्यतः 2 या 3 रोगों का प्रकोप होता है। सबसे पहले हम बात करें तो तरबूज फसल में चारकोल रूट रोट का प्रकोप होता है। कई बार इसकी जड़ ब्लैक सी हो जाती है और पौधा मरने लग जाता है। उस स्थिति में भी किसान भाइयों को बहुत अधिक नुकसान होता है। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों की उपयुक्त कवकनाशी का चयन करना चाहिए। जैसे टेबुकोनाजोल 250 ml प्रति लीटर की दर से किसान भाई ड्रिप सिंचाई के माध्यम से ड्रेंच भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके भी इस रोग को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो तरबूज फसल में सडनली अचानक बैक्टीरियल विल्ट और इसमें कवक फ्यूजेरियम विल्ट का प्रकोप भी होता है। और इसमें कई बार जब पौधा फ्रूटिंग अवस्था में होता है, फल देने की अवस्था में होता है, उस समय पौधा हरा अवस्था में ही सूखना प्रारंभ हो जाता है। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए हमें उपयुक्त कवकनाशी, जैसे हम बात करें तो टेबुकोनाजोल की आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको एंटीबायोटिक का उपयोग करना है। जैसे हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कासुकोमाइसिन की ड्रेंचिंग करके भी इस रोग को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। कई बार इसमें डाउनी मिल्ड्यू, मृदुरोमिल आसिता और इसके साथ पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप भी हो जाता है। ये दोनों रोग भी कवक जनित रोग हैं और पाउडरी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम के लिए हमें गंधक के चूर्ण का छिड़काव कर भी इसको रोक सकते हैं और कैराथेन 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके भी हम चूर्णी फफूंद रोग को रोक सकते हैं। इसके अलावा जो मृदुरोमिल आसिता रोग है, डाउनी मिल्ड्यू रोग है, इस रोग की रोकथाम के लिए हम टेबुकोनाजोल या मेटालेक्जिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर इस रोग को भी समय रहते हुए हम नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, गेहूं की कटाई मड़ाई का कार्य जोरों पर चल रहा है और इस समय मजदूरों की समस्या के चलते गेहूं की कटाई सही समय पर नहीं हो पाती है। इसके साथ ही मजदूरों से कटाई कराने पर लागत भी अधिक लगती है। इसलिए किसान भाइयों, हम आपके लिए गेहूं की कटाई के लिए रीपर बाइंडर मशीन के बारे में जानकारी लाए हैं। तो ये मशीन किसानों के लिए कैसे उपयोगी है, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ दिनेश कुमार द्विवेदी। हम एक यंत्र के ऊपर जो चर्चा करने वाले हैं उस यंत्र का नाम है रीपर बाइंडर। चूँकि यंत्रीकरण का युग आ चुका है और इस समय गर्मी में लेबर की भी कमी हो जाती है और कटाई में असुविधा होती है, समय का अभाव होता है। इन सब कारणों से यदि हम यंत्रीकरण का उपयोग करेंगे तो कम समय में शीघ्र ही अपनी फसल को अपने घर ला सकेंगे। फसल कटाई के लिए रीपर बाइंडर और सेल्फ प्रोपल्ड रीपर, 3 तरह के रीपर और साथ में ट्रैक्टर से माउंट किए हुए रीपर आजकल प्रचलित हैं। रीपर से जब हम कटाई करते थे या ट्रैक्टर चलित जो रीपर हैं उनमें कटाई करते थे तो हमें तुरंत लेबर की आवश्यकता होती थी, क्योंकि फसल कट तो जाती थी लेकिन उसको उठा करके रखने के लिए तुरंत लेबर की आवश्यकता पड़ती थी। इस तरह से हमने मशीनों में फिर कुछ सुधार किया और रीपर बाइंडर करके एक मशीन विकसित की गई जो 2 तरह के मॉडल में चल रही है। एक सेल्फ प्रोपल्ड है, 3 व्हील की है, जिसको हम 10 HP के इंजन से चला रहे हैं। इसकी 1.25 मीटर कटिंग विड्थ है और हम इससे 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ फसल काट सकते हैं। इसके द्वारा काटी गई फसल में रस्सी बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, जो नायलॉन की रस्सी होती है, और यह एक बंडल में लगभग 1 एकड़ की कटाई की फसल को बांध सकती हैं। हम अपने बंडल में साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं नॉटिंग डिवाइस के माध्यम से। गेहूं और धान
खड़ी फसलों में बंडल बनाने में उपयोगी है। इसमें जो डीजल की खपत है वो लगभग 1.2 लीटर प्रति आवर्स होती है। इसके अलावा जो इसका अभी नया इम्प्रूव्ड वर्जन भी विकसित किया गया है जो कि 4 व्हील है। तो अभी चूंकि किसान भाइयों इसको चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि 3 व्हील होने के कारण उसको स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में थोड़ा परेशानी होती थी और मोड़ने में थोड़ा असुविधा होती थी, इसलिए इसको 4 व्हील ट्रैक्टर रियर माउंटेड दोनों तरह की मशीनें बना दी गई हैं। किसान भाइयों, अभी आपने जाना रीपर बाइंडर मशीन के प्रयोग करने के बारे में। अब बात आती है कि गेहूं की कटाई में रीपर बाइंडर मशीन के उपयोग करने से क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। नायलॉन की रस्सी होती है जिससे 1 एकड़ में 1 बंडल के द्वारा हम 1 एकड़ की कटाई कर पूले बांध सकते हैं। और ये इस तरह से जब हम फील्ड में कटाई के लिए कस्टम हायरिंग के माध्यम से अगर जाते हैं तो 1200 से 1400 रुपये प्रति एकड़ मूल्य हमें मिलता है। दूसरा एक लाभ और है कि हम चूंकि फसल की कटाई करते हैं तो बाद में गहाई करने से हमें भूसा भी मिल जाता है जो कि, और दूसरा हमारा चूंकि कृषि अवशेष कम बचते हैं तो हम जुताई करके तुरंत कृषि अवशेषों को उपयोग कर सकते हैं। दूसरा भूसा जो है जानवरों के लिए अति उपयोगी होता है, चूँकि आजकल जानवरों की संख्या है और हमें भूसे की कमी होती है। सीजन पर भूसा 7 रुपये किलो मिलता है जो कि बाद में हमें 16 से 20 रुपये किलो बिकता है। तो अगर हम चाहें तो इसके गट्ठर बना करके रख सकते हैं। किसान भाइयों, रीपर बाइंडर मशीन के उपयोग करने के साथ साथ मशीन का रखरखाव भी जरूरी होता है। तो आप किस प्रकार रखें इस मशीन का रखरखाव, आइए जानते हैं। डीजल इंजन से चलित है, 10.5 HP का इंजन होता है। मेंटेनेंस के लिए इसमें डीजल फिल्टर, चेन, बैटरी का रखरखाव, गियर सिस्टम, हाइड्रोलिक ऑयल, ये सब मुख्य बिंदु हैं जिनको हमें देखना अति आवश्यक है। और हम जब भी इसका ध्यान करें, सीजन के पहले हमें इसमें गियर ऑयल, बेल्ट, हाइड्रोलिक ऑयल, बैटरी को हमेशा ध्यानपूर्वक देख लें कि बैटरी सही कंडीशन में। दूसरा, इसका जो रीपर बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग यूनिट में नोटर का एडजस्टमेंट अवश्य देख लें। साथ ही साथ जो हमारी कटर ब्लेड होती है उसका एक सेट अलग से हम सुरक्षित रख लें, जिससे कि जब भी हम इसको ले जाएं और कभी कभी पत्थर आ जाने से या कुछ अन्य अवयव जैसे लकड़ी के टुकड़े आ जाने से ये हमारा टूट जाता है तो हम तुरंत बदल कर इसको काम में ले सकें। इस तरह से ये हमारा रिपेयर और रखरखाव के मुख्य बिंदु हैं। इस तरह किसान भाइयों, ये अति उपयोगी यंत्र है जिसकी कीमत 3,50,000 से लगभग 4 लाख के बीच में होती है और इसे हम कस्टम हायरिंग के माध्यम से लेकर चला सकते हैं। तो हमारे कृषक भाई अगर चाहें तो कस्टम हायरिंग में भी ले सकते हैं और सब्सिडी में भी इस यंत्र पर सब्सिडी कृषि विभाग द्वारा दी जा रही है। साथ ही साथ समय समय पर जो परिवर्तन और प्रशिक्षण होते हैं वह कार्य कृषि विज्ञान केंद्र या केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान से संपर्क कर इसके विषय में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन मिले, इसके लिए विभिन्न प्रकार के हरे चारे और दाना मिश्रण पशुओं को खिलाते हैं। फिर भी कई बार पशु में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण इनका दूध उत्पादन कम होने लगता है। इसी समस्या को देखते हुए मिनरल वाटिका को बनाया गया है। तो क्या है ये मिनरल वाटिका, इसे किसान कैसे बनाएं और पशुओं आहार में इसका प्रयोग किस प्रकार से करें, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूरिया मिनरल मिलासेस ब्लॉक जो है ये दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है, खास करके वैसे जानवरों के लिए
जो ड्राई फॉडर बेस्ड जिनका खाना है, जो शहरी क्षेत्र के जो डेयरी फार्म्स हैं या वैसे किसान जिनको पूरे साल पर्याप्त हरा चारा का उपलब्धता नहीं हो पाता है, वैसे डेयरी फार्मर्स के लिए ये काफ़ी बहुत ज़रूरी है। इसमें नाम से ही क्लियर है, यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक, यानी ये ईंट के फॉर्म में एक ब्लॉक होता है, लीक होता है, जो दुधारू पशुओं के लिए चाटने के लिए उसको रखते हैं। जनरली इसको जहाँ पे गायें, हमारे दुधारू गायें खाती हैं, उसी के नाद के पास रखा जाता है। पशु चॉकलेट यानी कि मिनरल बट्टिका को गुड़, यूरिया, मोलासिस, सोडियम बेंटोनाइट, कैल्साइट पाउडर, गेहूं का चोकर, राइस पॉलिश, कुल्थी, खनिज मिश्रण, नमक और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। ये दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। इसमें मोलासेस है जो एक एनर्जी का सोर्स है, यूरिया डाला जाता है, व्हीट ब्रान का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा बेंटोनाइट्स वगैरह यूज करते हैं। इसके अलग अलग कंपोजिशन है, वो डिपेंड करता है किस एरिया के लिए बनाया जा रहा है, और इसका साइज भी वेरी करता है। और मिनरल्स वो जो सबसे ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को, उनको परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए, और भी कुछ डाला जाता है इसमें सीमेंटिंग एजेंट्स, जिसकी वजह से ये ईंट के फॉर्म में बन जाता है। तो ये जानवरों के लिए एनर्जी का एक सोर्स है, प्रोटीन का एक रेडी सोर्स है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलता ही है, साथ ही यूरिया के धीमी गति से अंतर्ग्रहण से जैव प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में। सबसे पहले गुड़ के शीरे को गर्म करके उसमें यूरिया, कैल्साइट पाउडर और सोडियम बेंटोनाइट डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद मिश्रण को धीरे धीरे हिलाते हुए इसमें खनिज मिश्रण, बिनौले या फिर मूंगफली की खली और अन्य बताई गई चीजों को मिलाते जाएं। जब मिश्रण का तापमान 120 डिग्री हो जाए तो इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाते रहें, और जब सभी पदार्थ अच्छी तरह से मिल जाएं, तो मिश्रण को ठंडा कर लें। फिर उचित आकार के सांचों में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद इनका उपयोग पशु के आहार के साथ कर सकते हैं। क्योंकि जो हाई एल्डर्स हैं, ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं, 15 लीटर या उससे ऊपर देने वाली गाय हैं, उनको कई बार बैलेंस राशन नहीं मिल पाता है, प्रोटीन की कमी, मिनरल की कमी रह जाती है, जिससे उनका जो क्षमता है, दूध उत्पादन क्षमता है, वो पूरा हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं। तो ये मिनरल UMMB, जिसको यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक बोलते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका एक मेन ब्यूटी ये है कि जो इसमें यूरिया डालते हैं, तो चूँकि वो चाटती है तो काफ़ी धीरे स्लो बॉडी में रिलीज होता है, उससे जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो काफ़ी उपयुक्त है। तो इससे माइक्रोबियल प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, प्रोडक्शन है रूमेन के अंदर, वो काफ़ी बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली वो छोटी आंत में जा कर के प्रोटीन की मात्रा को शरीर में उपलब्धता को बढ़ाता है। डाइजेस्टिबिलिटी जो उसका पाचन प्रक्रिया है, उसको भी वो इम्प्रूव करता है। तो वैसे डेयरी फार्मर्स या जो किसान हैं जिनके यहाँ हरा चारा की उपलब्धता कम है, जो काफ़ी ज़्यादा दूध देने वाली गाय, 15 लीटर या उससे ऊपर वाली गाय रखी हुई हैं, उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल करें। तो इससे जो गाय का जो डिफिशेंसी है प्रोटीन का, मिनरल्स का, एनर्जी का, वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। कई बार एक व्यवहारिक समस्या आता है कि किसान अपने जानवरों को प्रतिदिन नमक नहीं दे पाते हैं या मिनरल मिक्सचर नहीं दे पाते हैं, तो ये लीक अगर उसके नाद के पास रखा रहेगा दुधारू गायों के पास, तो अपने ज़रूरत के जितना उनका ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो लीक करते रहेंगे, और इससे उनका प्रोडक्शन परफॉर्मेंस बना रहेगा। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मलिया, जिला हनुमानगढ़ के कृषक अमरजीत ने। आप यूरिया की पहचान और जांच के बारे में जानकारी चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई जो कि बुआई कर रहे हैं, तो उसके लिए फर्टिलाइज़र बहुत ही महत्वपूर्ण है,
लेकिन आए दिन देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र की भी कमी भी किसान भाई महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय में देखा जा रहा है कि ऐसी संभावना है कि इसमें कुछ जो मिलावट की आशंका से किसान भाई ग्रसित रहते हैं। तो इसके लिए किसान भाई को जागरूक होना ज़रूरी है, साथ ही साथ उनके पहचान ज़रूरी है कि कौन सा उर्वरक नकली है, कौन सा असली है, इसकी पहचान ज़रूरी है। तो जो जहाँ तक उर्वरक की शुद्धता की बात है, इसमें जो प्रमुख उर्वरक है जैसे यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिंक सल्फेट वगैरह में आशंका रहती है कि मिलावट की। तो जहाँ तक यूरिया की बात है तो यूरिया के दाने सफ़ेद होते हैं एवं गोल होते हैं, तो और इसमें किसी प्रकार की बाहरी पदार्थों का मिलावट नहीं रहता है। तो अगर बाहरी पदार्थ का अगर मिलावट किसान भाई देख रहे हैं तो समझ जाएं कि इसमें कुछ न कुछ मिलावट है। दूसरी चीज़, जो यूरिया को अगर हम गर्म तवा पर रखते हैं तो पहले वह जो है वह पिघल जाता है जो है, और जो है वो समाप्त हो जाता है, बिल्कुल जो है तवा पे रहता नहीं है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।